तो कल हम लोग बात कर रहे थे, कल तक हमारी क्या बात हुई थी, इस क्वेश्चन पे आए थे, व्हाई शाह आलम टू वाज आल्सो रेफर्ड एज द ब्लाइंड मुगल इंपीरियर, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक, अब ये समझने के लिए मैंने बोला थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अब बैकग्राउंड समझने के लिए हम जाएंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे। अब बताइए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई क्यों थी, क्या रीजन था उसके पीछे। उसका रीजन बहुत क्लियर है, मैं आपको दिखाया तो हमें सारे रीजन लिखे हुए हैं, ये देखिए। ये रीजन थे कि इन 1758 नजीब वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिल्ली बाय द मराठा चीफ रघुनाथ राव। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि नजीब को निकाल दिया गया था। और नजीब को क्या बोल के गया था जब अहमद शाह अब्दाली गया था, तो नजीब को बोल के गया था मीर बख्शी, कि नजीब जो है वो मीर बख्शी के टाइटल देके गया था अहमद शाह अब्दाली। तो इन्होंने, रघुनाथ राव ने मीर बख्शी से उसको हटा दिया, और इस चक्कर में लड़ाई हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसमें ऑब्वियसली बात है मराठा हार जाते हैं। तो अगर मराठा हार गए होंगे, सोचिए अगर मराठा हार गए होंगे थर्ड बैटल पानीपत में, तो वापस से नजीब को ही मीर बख्शी बना दिया गया होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। बेसिकली रोहिल्ला को बना दिया गया। तो इस वक्त जो मीर बख्शी का जो टाइटल है वो रोहिल्ला के पास है, रोहिल्ला चीफ, रोहिलखंड आप बोल सकते हैं। तो मीर बख्शी का टाइटल अभी उनके पास है। तो अब जो नजीब का आप ये बोल सकते हो जो सक्सेसर है जबीता खान, फिलहाल लीडर वो है रोहिल्ला चीफ, जो मीर बख्शी के टाइटल पे बैठा हुआ है। मैं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, जबीता खान क्या टाइटल है इसके पास, मीर बख्शी है, क्या है, नहीं कुछ रोहिल्ला करता लीडर। हूँ वो और ये जो कैसे बोलती बना हूँ है, एक बार में थर्ड लेकिन बैटल ऑफ करता हूँ। पानीपत के बाद, क्योंकि मैं बस मराठा इतना की पूछा हार हो तुमसे कि चुकी तुम है क्या उस करी वक्त। थी, तुम्हारा पहला आंसर क्या तो था? ये इस चार समय पांच बॉयफ्रेंड मीर बनाने बख्शी को की रिप्लाई। पोस्ट पे बैठा दूसरा हुआ है। आंसर ये था खाना खा अब रही थी हुआ लेकिन क्या, तुम्हारे मैसेज की रिप्लाई कर रही थी। 72 73 में ये बोला तुमने यार, तुमने एक शाह बार बोलो आलम मेरे टू से को कि तुम क्या महाजी कर रही सिंधिया थी। वापस लेकर आए थे, कहां पर, सिंहासन पे। ऑडियो ऑन है किसी की, एक सेकेंड मैं बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड सबको बंद कर देता हूँ मैं, किसी ऑडियो नहीं होगी, एक सेकेंड। ठीक है, पहले बताओ ये पिक्चर समझ में आएगी आपको, जबीता खान का बैकग्राउंड। तो अगर क्यों ये समझ में आएगा तो ही फिर आपको मजा आएगा कि जबीता खान कैसे आया इस पिक्चर में, कैसे आया, कि ये समझ में आया आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, क्योंकि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा ना। अच्छा रिपीट कर दूंगा मैं, पहले जो पहले, अच्छा जो दोबारा, चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के पीछे दोबारा सुनो एक बार। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के पीछे रीजन क्या था कि 1758 में नजीबुद्दौला जो रोहिल्ला चीफ था उसको हटा दिया था मराठा ने, रघुनाथ राव ने, बेसिकली नाना साहब के जो ऊपर तरफ से निकाल दिया। तो जब अहमद शाह अब्दाली आता है, थर्ड बैटल पानीपत लड़ता है और जीतता है, तो वापस से रोहिल्ला चीफ को बैठा के चला था मीर बख्शी पे। ये जबीता खान उसी का क्या है, सक्सेसर मान लीजिए आप, रोहिल्ला चीफ ही है। तो अभी इस वक्त 72 में आ गए हम, लगभग 12 साल 11 साल आगे आगे, 70-61 से सीधा 11 साल आगे आगे। तो 11 साल में नजीब का कैरेक्टर खत्म, नजीब जा चुका है, नजीब की जगह न्यू सक्सेसर आ चुका है जबीता खान। ये वही रोहिल्ला चीफ है, और जो टैग नजीब को मिला हुआ था मीर बख्शी का, सेम टैग लेके ये भी मुगल एम्पायर में बैठा हुआ है। तो अभी 72 के अंदर जबीता खान है, मीर बख्शी। अब बताओ ये क्लियर है एकदम, जबीता खान कहां से पिक्चर में आया, जल्दी बताइए सभी लोग। ओके ठीक है, अब सुनो अब सुनो अब सुनो। अब ये जबीता खान मीर बख्शी बन के बैठा होगा। तो अब इसके चक्कर में हमारा जो बादशाह है शाह आलम, तो वो इधर से उधर भागता फिर रहा है। तो मराठाओं ने क्या करा, मराठा बोलेंगे चलो ठीक है, तुम्हें जबीता खान से डर लग रहा है ना, जबीता खान को हम खत्म करेंगे और तुम्हें वापस से सिंहासन में बैठाएंगे। तो मराठा क्या करते हैं, इस जबीता खान को, ठीक है, और इसकी पूरी फैमिली को कैद कर देते हैं। तो टेक प्रिजनर अलोंग विद हिज फैमिली, कैद कर देते हैं। और कैद करने के बाद इसका पूरा चैप्टर क्लोज, खत्म पूरा चैप्टर, ठीक है, और इसको वापस से शाह आलम टू को बैठा देते हैं इसकी मुगल की इंपीरियर की कुर्सी पर। तो ये जबीता खान का फिलहाल तो कैरेक्टर खत्म हो चुका है, जा चुका है। लेकिन इसका जो बेटा है गुलाम कादिर, जबीता खान का बेटा है, कुछ टाइम के अंदर वापस से पावर रिगेन करता है, और 1987 में शाह आलम को फोर्स करता है कि मीर बख्शी और रीजेंट ये दोनों पोस्ट इसको दे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुगल इतने पावरफुल थे नहीं, और मराठाओं का सपोर्ट भी कम हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी आने की वजह से। तो गुलाम कादिर जो है फोर्स करता है वापस से इसको, इतना पावरफुल कर लेता खुद को कि मीर बख्शी और रीजेंट दोनों पोस्ट अपने पास ले लेता है। आपको इसमें से ज्यादा याद रखना नहीं, इतना कोई डिटेल में यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, फिर भी सिर्फ दो कैरेक्टर के नाम याद रखिएगा, जबीता खान कौन है और गुलाम कादिर कौन है। गुलाम कादिर का बेटा है, ठीक है, यहां तक की बात ठीक है, कि बख्शी और ये वापस से अपने पास ले लेता है। लेकिन इसके डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मीर बख्शी बनेगा तो इसको रहना तो वही पड़ेगा दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में रहते रहते इसके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं शाह आलम टू के साथ, और डिफरेंसेस की वजह से छोड़ के चला जाता, निकल जाता दिल्ली से। लेकिन एक साल के बाद वापस आता है, 90 लिख दिया मैंने, सॉरी ये 90 नहीं है, ये 17 है, 19 कहां से आ गया, ये मैंने बाय मिस्टेक यहां लिख दिया, एक से इसको करेक्ट कर देता हूं, यहीं पे ये 1787 1788 ओके है ना। तो एक साल के बाद 1788 में वापस आता है मुगल में, पूरा आर्मी के साथ आता है। और आर्मी के साथ आने के बाद ये क्या करता है, इस शाह आलम टू को जो है
कैद में लेता है और इसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। मतलब बदला लेने का तरीका क्या, आंखें फोड़ डालो इसको। उस समय मराठा थे नहीं, मराठा अपने वही साउथ में पड़े हो, साउथ में मराठा को जब ये पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया, तो वापस से सिंधिया जी आते हैं, महाजी सिंधिया आते हैं और इस जबीता खान के बेटे गुलाम कादिर को पकड़ते हैं, खत्म कर देते हैं और शाह आलम टू को वापस से कुर्सी पे बैठा देते हैं। कुर्सी पे बैठ तो गया हो, लेकिन इस वक्त कैसा है, अंधा है, आंखें जा चुकी है, इसलिए इसको बोला गया ब्लाइंड मुगल इंपीरियर। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये कि ऐसे कितने मुगल इंपीरियर थे जो अंधे हुए थे? बट ठीक है, ये तो चलो, ये तो अंधा होने के बाद वापस कुर्सी पे बैठ गया, बट एक और मुगल इंपीरियर था पहले जिसको किसी ने अंधा किया था, उसका नाम बता सकते हैं? आलमगीर टू, बताइए, और कौन सा मुगल इंपीरियर था जिसको अंधा किया गया था? सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो। ठीक है, तो ये छोटा सा कैरेक्टर है मुगल इंपीरियर का कि जबीता खान है, हमें यहाँ पर जबीता खान के बारे में कौन है ये पता कर रखना है, और एक गुलाम कादिर का थोड़ा सा कैरेक्टर याद रखना है। अब सुनो मेरी बात, सुन ध्यान से। अब बट हुआ क्या था, इस ड्यूरेशन में आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे परचम पे आ चुकी है। मुगल इंपीरियर जो पहले कभी पूरे इंडिया में अफगानिस्तान से लेके साउथ में पूरा कंट्रोल जिस मुगल इंपीरियर का होता था, आज उसके बारे में एक बहुत अच्छी कोटेशन है। वो कोटेशन क्या है, सल्तनत ए शाह आलम, शाह आलम के बारे में बात हो रही है, सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम। ये एक थोड़ा सा कोटेशन थी, उस समय बड़ी फेमस थी, उस समय के टाइम की कोटेशन है कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि जो मुगल इंपीरियर का जो टोटल एरिया है वो दिल्ली से लेकर पालम तक है। अब दिल्ली से लेकर पालम का, पालम बेसिकली उस समय दिल्ली के बाहर की छोटा सा रिहायशी इलाका था। अब ये बोल सकते हो दिल्ली की बाउंड्री पे। तो कहने का मतलब है इतना छोटा रह गया बस मुगल इंपीरियर कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तप आलम। तो ये शाह आलम के बारे में बोला गया। तो इसके बाद इतना ही बस, शाह आलम का कैरेक्टर ज्यादा कुछ खास था नहीं, अंधा हो गया, अंधा होकर काम करता रहा। 1803 के अंदर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, उसके बाद ऑलमोस्ट जो सिंधिया का सपोर्ट था मुगल के ऊपर वो हट जाता है और सिंधिया की जगह कौन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मुगल की बैक में बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय दो इंपीरियर और छोटे छोटे उनके नाम देख लेते हैं। अकबर शाह टू, अकबर शाह टू 1806 में आता है, 1806 से लेकर 37 तक ही रहता है। अब इसने नाम बहुत सोच समझ के रखा अकबर, इसने लगा मैं भी अकबर की तरह कुछ काम करूंगा, ठीक है, नाम तो बड़ा अकबर शाह टू। अब इसने क्या बड़े बड़े काम किए होंगे, सोचो, मैं बताता हूँ इसने क्या बड़े काम किए। अकबर शाह नाम से आ रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे नाम से आ सकता है अकबर, क्योंकि दूसरा अकबर है और इसने भी बहुत बड़े काम किया। क्या बड़ा काम करा कि जो हम राजा राम मोहन राय बोलते हैं ना, तो पहली बात तो उनको राजा का टैग इसी ने दिया, अकबर शाह टू ने, ठीक है। दूसरा, इन्होंने उनको भेजा कि एक काम करो, तुम इंग्लैंड जाओ। क्यों जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके आना है, उनको पूरा निस्ते नाबूद करके आना है। नहीं, उनको ये बोल के आओ कि भाई साहब मेरी पेंशन बढ़ाओ। मतलब इसने क्या बोला, इसने भेजा गिव द टाइटल टू राजा राम मोहन राय एंड सेंड हिम टू द इंग्लैंड टू सीक ए रेज इन द पेंशन, कि जाओ मेरी पेंशन बढ़ाओ। सोचो कितना बड़ा काम किया इस अकबर ने कि अपनी पेंशन बढ़वाने की डिमांड कर रहा है। और जब इसने डिमांड करी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गया कि भाई हम किसके नाम के सहारे जिने, क्योंकि इस समय क्या था, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को सब्जेक्ट बोलती थी मुगल इंपीरियर का। सब्जेक्ट का बेसिकली सेंस ये कि वो बोलती थी हम इनकी तरफ से जो भी है पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब ये चीजें हुई तो 1835 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप्ड कॉलिंग इटसेल्फ ए सब्जेक्ट ऑफ द मुगल इंपीरियर। उसने कहा अब हम कोई मुगल इंपीरियर का सब्जेक्ट नहीं है, हम ही पावरफुल है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड इशूइंग कॉइन्स इन द मुगल इंपीरियर नेम by deleting Persian line on the company's coin। तो what happened, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये देखो होने के बाद क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी समझ में आ गया कि भाई किसके चक्कर में, किस कैपेसिटी के चक्कर में बैठे हो हम, इसके नाम को भी चले पीछे चलेंगे क्या, ये तो हमसे पेंशन बढ़ाने की डिमांड कर रहा है। तो बोला नहीं, उन्होंने बंद कर दिया अपने आप को मुगल का सब्जेक्ट कहना, और मुगल के जो इंपीरियर के नाम पे जो पहले कॉइन इशू करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां से अपने जो कॉइन में से पर्शियन जो लाइन है वो डिलीट कर दी, पर्शियन लाइन हटा दी। बोला अब कुछ नहीं, अब जो भी है ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो बेसिकली आप ये बोलो कि मुगलों को उन्होंने समझना ही बंद कर दिया कि कुछ राजा है कि चुपचाप एक साइड में बैठे रहो, पेंशन लो, जीते रहो। अब इसके बाद में कौन आते हैं, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर, बहुत बड़े आते हैं। अब ये सोचो ये क्या करेगा, पावरफुल तो है नहीं, जब इंसान के पास पावर नहीं, कुछ नहीं, पेंशन पे इंसान जी रहा है तो करेगा क्या। तो ये लड़ तो सकते नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर नहीं सकते, नोबल वोबल कुछ है नहीं, कुछ काम के नहीं है। तो अब ये कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो इन पे सूट होगी। क्या करेंगे, ये भाई साहब हमारे पोइट्री लिखेंगे, शायर बनेंगे, कविता लिखेंगे। सो बहादुर शाह जफर टू इज अ फाउंड ऑफ द पोइट्री, इसलिए उसको बड़ा ही फेमस नाम जफर दिया गया पोइट्री की वजह से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा
मुगल एम्पायर ऐसा जो पोइट्री का बहुत ज्यादा बोलिए कि पोएट की तरह है, बहुत ज्यादा पोइट्री जिसको पसंद थी, तो आपका जवाब होगा बहादुर शाह लास्ट मुगल एम्पीरियर है। इसके बाद मुगलों का वंशज खत्म कर दिया जाता है। बताता हूँ कैसे। 1857 में रिवोल्ट होता है। तो 1857 में रिवोल्ट में क्या होता है, बहादुर शाह टू को ही एक अपना नेता बना लेता है सारे जितने जो भी रिवोल्ट करते हैं। बताऊंगा 1857 के रिवोल्ट के अंदर, तो इसी को एज जो रिवोल्ट का लीडर घोषित कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आया था कि मुगलों को पेंशन देके रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल को दोबारा कभी रिवोल्ट होता है तो पूरे इंडिया के पास मुगल ही एक ऐसा चेहरा है जिसके अंडर में पूरे इंडिया के सारे राजा आ सकते हैं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक काम करते हैं, मुगल के वंश को ही खत्म कर देते हैं। सो लेफ्टिनेंट हडसन जो है ये बंदा 2 सितंबर 1857 इस पर्टिकुलर डेट को, दिल्ली में खूनी दरवाजा है वहां पर, जितने भी मुगल प्रिंसेस थे, नाती पोते जितने भी थे, उनके बेटा बेटी सबको खड़े करते हैं और लाइन बाई से सबको गोली मार देते हैं। छोटा बच्चे तक को नहीं छोड़ते, 2-2 साल 4 साल सबको खत्म कर देते हैं। तो पूरा मुगल वंशज खत्म। और हमारे जो बहादुर शाह टू थे, उनको बोलो आप पोइट्री सुनिए, जाइए और रंगून में राज करिए, और 1862 में इनकी वहां डेथ हो जाती है। तो मुगलों का चैप्टर क्लोज। ठीक है, मुगलों का चैप्टर क्लोज। लेकिन हमें क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो स्टोरी के हिसाब से बात हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है। क्वेश्चन ये कि लीगल टर्म में मुगल एम्पायर का एंड कब हुआ। तो आपको ये डेट याद रखिए, 1 नवंबर 1858 को, क्योंकि सेम डे डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया हुआ था, जिसमें प्रोक्लेम कर दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है अब डायरेक्टली वहां से क्राउन के अंडर में काम करेगी। ये बताऊंगा मैं 1857 रिवोल्ट के बाद। खुरी दरवाजा नाम जो है ये इस कांड होने के बाद आया था। ये जो कांड हुआ था उसके बाद खुरी दरवाजा बोल दिया गया, बिकॉज इतनी लंबी चौड़ी डेथ की हिस्ट्री है उसकी। सो खुरी दरवाजा नाम पड़ गया वहां पे, क्योंकि पूरा मुगल का वंशज वहां खत्म हुआ था। फिलहाल आपको ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर। इस पर्टिकुलर लीगल टर्म में हमसे लीगल यूपीएससी लीगल टर्म की डेट पूछेगा कि कब खत्म हुआ, तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर डेट को, क्योंकि सेम डे डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया हो। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। समझ में आया। तो ये था मुगलों का पूरा इतिहास। मुगलों के बारे में सारा हो गया, बहादुर शाह 1 से लेकर बहादुर शाह 2 तक पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी लोगों को। और ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। जल्दी बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, आपको कमेंट के अंदर उसका ऑप्शन बताना है ABCD। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो भी मैंने पढ़ा दिया उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है 1000 रुपए के लिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओके, ये रहा क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन है शाह आलम टू स्पेंड द इनिशियल ईयर एज इंपीरियर आउटसाइड दिल्ली। Reason, there was always a lurking danger of foreign invasion from the northwest frontier। तो आपको बताना कौन सा सही है। ए बी, ए का मतलब वो लिखा हुआ है, ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज दी, खैर ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये ए और ए बी और सी डी ऑप्शन आपके सामने ये रहे। चलिए कमेंट सेक्शन हो रहे हैं, फटाफट बताइए क्या आपके हिसाब से होना चाहिए। ओके प्लीज सभी लोग, सबको जवाब कंपलसरी, सबको जवाब देना है। कोई भी ऐसा इसमें कांझाड़ नहीं कर सकता, सबको रिप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, तो देखिए आइए इस बात है, क्वेश्चन बात है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि शाह आलम टू ने इनिशियल ईयर जो है इंपीरियल के बट आउटसाइड दिल्ली, ये तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा तो एकदम 100% करेक्ट है। अब आते हैं, देयर वाज ऑलवेज ए डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन। तो ये रीजन जो है, अब देखिए आपको पता है 1761 के बाद किसी भी तरह का डेंजर नहीं था आउटसाइड फ्रंटियर पे, उसके बाद आपको पता है पूरी तरह से अफगान जो है खत्म हो चुके हैं। तो ये वाला रीजन हर तरह से इनवैलिड है। तो आप इसका जो करेक्ट जवाब होगा A is true एंड R is false। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा, A is true R is false, क्योंकि 1761 के बाद थर्ड बैटल पानीपत के बाद तो खत्म हो गया था, सरदारों ने दौड़ा दौड़ा के मारा उनको, तो वो तो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन का जो भी इन्वेजन था वो खतरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दीजिए। हाउ डिड द मुगल इंपीरियर जहांदर शाह reign came to an end, कि किस तरह से उसका जो शासन था वो खत्म हुआ जहांदर शाह का। ऑप्शन आपके सामने ABCD, ये यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है ये भी। ABC, सच में आप सबको ABC लग रहा है। ए, जहांदर शाह याद रखो, जहांदर शाह, जहांदर शाह कौन था याद करो, पिक्चर में उसको किसने हटाया, उसके बाद कौन आया वो याद करो, वो कौन था वो याद करो।
ओके, सभी का जवाब जल्दी बताओ, अभी सारे जवाब आए नहीं मेरे पास। ओके 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 ओके, सी। हाँ सोचो सोचो, 2 मिनट और देता हूँ आपको, तसल्ली से सोचिए, 2 मिनट और है आपके पास। सी 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 सी, और बताओ, और बोलो। देखो मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ अब आया जवाब सबके सही, बिल्कुल। जहादर शाह, आप लोगों को थोड़ा सा, मैं थोड़ा सोचने में टाइम लगा दे। जहादर जो शाह था वो एक्चुअली उसके साथ जो वजीर था वो था जुल्फिकार खान, ठीक है। इनको हटा के कौन आया था? फर्रुख शाह। और फर्रुख शाह कौन था? जहादर शाह का नेफ्यू था। तो आपका जवाब होगा ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन ए बैटल, सी ऑप्शन, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा हैंग हो गया है, एक सेकंड में इसको दोबारा चालू कर लेता हूँ। काफी लोगों ने सही दिया, बट काफी लोगों ने बी भी बोला। बी तो पता नहीं किस तरह से आपको सही लग रहा था, बी तो किसी भी एंगल से सही नहीं था। एक सेकंड, ये थोड़ा हैंग हो गया। ओके, अब ठीक है, अब दिख रहा है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सामने, जवाब दो। ठीक है, टाइम, टाइम लीजिए, बट जवाब गलत नहीं होना चाहिए। आपको लिखना 1 का है, इस तरह से लिखिएगा, साथ में बताइए किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सोच लो आराम से। सोच लिया? हम्म, केवल एक अनुष्का ने सही मतलब तरीके से लिखा है। मैंने बोला आप लिखो ना 1 का सी, इस तरह से लिखो तो ज्यादा सही लगेगा। आप इतने सारे सीसी हो रहे समझना किसके बारे में जब बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ सी है, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2 एंड 3। रीजन क्या है? क्वेश्चन है अबाउट द नादिर शाह इन्वेजन। सो अहमद शाह वाज द मुगल इंपीरियर। अहमद शाह नहीं था उस समय, मुगल इंपीरियर मोहम्मद शाह था। तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया। तो अगर फर्स्ट गलत होता है, किस किस ऑप्शन में फर्स्ट है, तो ये गया, ये भी गया और ये भी गया। इसका मतलब आपको बाकी ऑप्शन चेक तक नहीं करना, आप सीधा सी पे क्लिक करोगे। समझ आया? ये थोड़ा समझदार का तरीका है कि इस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ही रहा स्क्रीन पे, जवाब दीजिए इसका। 20,000 रुपए मिलेंगे इसका जवाब देने पे, सपनों में आपको। चलो, which of the following is the true regarding the establishment of the Hyderabad state in 1724? It represents the spread of the Mughal influence to the South India. It reflects the adoption of the new policy of the decentralization by the Mughal Empire. It reflects the weakness of the central Mughal authority. It represents the Mughal Emperor's trust in his noble. चलो जाओ, 29 लोगों, मेरे पास 29 जवाब आने चाहिए, अभी 8 लोगों ने दिए, 10। सभी सबका आंसर आना चाहिए। 11, 12, कंटिन्यू करिए। और जो ऑनलाइन यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ा दीजिए। अब आपके लिए रुकूंगा तो नहीं मैं। फटाफट फटाफट, अभी अभी कुछ लोग जवाब बाकी है, फटाफट करो, इतना इतना टाइम तो लगना चाहिए आप लोगों को। ऐसे तो पूरे क्वेश्चन में आज का पूरा टाइम खराब हो जाएगा हमारा, एक ही सेक्शन है वैसे भी आज। हाँ आगे सबके जवाब। चलिए चेक करते हैं। अंकिता ने डी बोला है, यश ने डी बोला है, कविता ने डी बोला है, प्रिया ने डी बोला अजमेर से, और अभिषेक का ए है। इनका गलत है, बाकी सबका सही है। इसका करेक्ट जवाब होगा सी। डी कहां से आ जाएगा? इट रिप्रेजेंट द मुगल इंपीरियर ट्रस्ट इन नोबल। नोबल में कहां से ट्रस्ट है? क्योंकि मुगल इंपीरियर बोल रहा है कि जाओ तुम जाके हैदराबाद स्टेट बनाओ। भाई वो तो गुस्सा होकर भागा था निजामुल मुल्क, तो ट्रस्ट कहां से आ गया इस बात में? इट रिफ्लेक्ट द वीकनेस ऑफ द सेंट्रल मुगल अथॉरिटी। ये ज्यादा करेक्ट आंसर है इसका, सी ऑप्शन। थोड़ा दिमाग से सोचिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन ध्यान देगा, 2 ऑप्शन यहां पर है, 2 ऑप्शन यहां पर है, इस तरह से। ठीक है, सोचो थर्ड क्वेश्चन जवाब दो। मैं इसको इसको दोबारा से रुक गया, ये रुको एक सेकंड, अब आ जाएगा। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, तो आराम से देखिए फिर बताइए कौन सा सही लग रहा है।
आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर जवाब दीजिए। हाँ, क्योंकि अब यहाँ फंस गए होंगे, क्योंकि डेट तो आपको याद ही नहीं है। सीधी बात है कि सर हमें डेट तो याद नहीं है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आता कोई। डेट वाले क्वेश्चन कहाँ आते हैं? आधे ज्यादा लोग का दिमाग तो सर डेट वाले क्वेश्चन कहाँ आते हैं यूपीएससी में। डेट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, इस तरह इनडायरेक्ट आते हैं। फिर ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फंसते हो आप लोग। इसलिए कौन सा मुगल एम्पायर कब से कब तक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पागल थोड़े ना हूँ जो हमेशा चिल्ला चिल्ला के 1772 1761 1764 चिल्लाता रहता हूँ। क्यों मैं बोलता हूँ कि नाना साहब 1740 से लेकर 1761 थे? बताना जरूरी है, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट होगी, इस तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलो कंटिन्यू करो जल्दी जल्दी, 6 लोग जवाब है, फटाफट बताइए, कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है, सबका जवाब सही आ रहा है। ठीक है, टीप टाप के सही जवाब आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, सबका जवाब ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उस समय जो जब बैटल हुई थी उस समय जो आलमगीर टू ही मुगल एम्पीरियर था, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। आइए फोर्थ पाइए, फोर्थ ऑप्शन ये आपके सामने, बताओ। With reference to the Farooq Shah, consider the following statement. He was the son of the Jahandar Shah. He ascended the Mughal throne with the help of Zulfikar Khan. During his reign, policy of the religious tolerance was adopted. बताओ, इनकरेक्ट बताना है। ये ध्यान दीजिएगा, मर मत जाइए, क्योंकि कई बार हम ऐसे वर्ड को गौर नहीं करते। इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इस बार सबने छक्के मार दिए, बिल्कुल 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 सही है, सबका सही, A to Z बिल्कुल 100%। ही वॉज द सन, सन नहीं नेफ्यू, ठीक है। ही असेंडेड द मुगल थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, ना भैया, जुल्फिकार नहीं, सईद ब्रदर। क्या आएगा? सईद ब्रदर। तो पहला और दूसरा गलत है, ए ऑप्शन, ये तो सही है। रिलीजियस टॉलरेंस अडॉप्ट किया है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस बार ड्यूरिंग द रीन ऑफ, पढ़ लो आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। और 4 का इस तरह करके बोलो यार, बार बार तुम ए लिख देते हो। 5 में क्या आंसर होगा बताइएगा। 5 का ABCD ऐसे करके लिखो। सीरियसली? नैना, निकिता, निकिता नहीं, नैना, अभिषेक, अनुष्का, प्रशांत, निखिल, गौरव। एक बार सोचो यार, क्या बोल रहे हो आप लोग, पूरा क्वेश्चन को पूरा ढंग से गलत बोल रहे हो आप। कार्तिक, ओके ओके, अश्मिता का ठीक है। देखो देखो देखो, ठीक है ठीक है, आप थोड़ा कुछ लोग गलत जा रहे हैं। मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार कब इन्वेट किया था? 1748 में, बैटल ऑफ मणिपुर में इसको हार मिलती है। उस समय मुगल एम्पायर कौन था? मोहम्मद शाह। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट है। दूसरी बात है, इट वाज ड्यूरिंग द रीम ऑफ अहमद शाह। नादिर शाह ने इन्वेजन कब किया था? 1739 में। उस समय कौन था? मोहम्मद शाह था। इसका मतलब अहमद शाह, ये वाला गलत हो गया, ये गलत है। तीसरी बात है, अहमद शाह वाज ब्लाइंडेड एंड डिपोज्ड बाय दिस वजीर सफदरजंग। नो, रॉन्ग, गलत जवाब है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। इसका मतलब कौन सा सही है? केवल ए, वन एंड ओनली। तो 5 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट 6 पे आ जाइए, ये रहा 6 क्वेश्चन आपके सामने, ये बार बार है होता है। ठीक है, ये रहा 6 क्वेश्चन, बताइए जवाब। 6 का ABCD इस तरह से बताना आपको, और ये आपको टेस्ट के क्वेश्चन भी इसी तरह से मिलेंगे ना। बहुत जल्दी जवाब दे दिया आपने निक्की। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तापालम। अब सोचो, आपने निक्की जवाब दिया वो सही है गलत है? गौरव आप भी सोचो, निकिता आप भी सोचो जरा।
मेरा डायलॉग याद करो, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम। और थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, क्या बोल रहे हो और आप क्या बोल रहे हो। करेक्ट करो अपने आप को, बिल्कुल करेक्ट करिए। गलती यहाँ कर सकते हो, जितनी गिननी करो, एग्जाम में नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट फटाफट सभी लोग जवाब फटाफट आने चाहिए, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए, पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हो आप। संजीता, बाकी लोगों को जवाब क्यों नहीं आ रहे इतने। ओके ओके डन। देखो, बहादुर शाह 2 पोइट्री, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया ना, अकबर शाह के बाद तो क्या करेंगे, पोइट्री करेंगे भाई साहब। ये अकबर शाह 2 ने राजा राम मोहन राय को भेजा, हाँ बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था, लंदन में। क्यों भेजा था, पेंशन बढ़ाने के लिए, ये भी ठीक है। आलमगीर 2 किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू बरना, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, ये तो शाह आलम है, ये गलत है। थर्ड अगर गलत है ऑप्शन में आ जाओ, थर्ड गलत, ये हो नहीं सकता। पहला दूसरा ठीक है, फोर्थ पे आइए। अहमद शाह के टाइम में कोर्ट के फैक्शन, मैंने बताया था अहमद शाह के टाइम पे किबला आलम, याद है, किबला आलम, तो कोर्ट के फैक्शन वहां बहुत ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब कौन सा ठीक है, 1 2 एंड 4, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए सेवंथ बात है, सेवंथ ये रहा आपके सामने, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। हाँ ये रहा सेवंथ ऑप्शन, चलिए दिख रहा आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये सेवंथ। अब बताइए जवाब। दिख तो रहा है ना पूरा स्क्रीन के ऊपर, कोई दिक्कत आई तो बताइए, मैं अपने आपको स्क्रीन उठा लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा छोटा और कर देता हूँ अगर केस किसी को दिखने प्रॉब्लम आई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रॉयल फरमान ऑफ 77 बाय इशूड बाय द फारूक शाह। सबका सही है 100%, एक का भी गलत नहीं है, ये तो किसी ने, पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया, सबका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जवाब दीजिए। सोचिए आराम से और फिर जवाब दो। The Maratha princess Sauji was released by the Mughal Emperor Bahadur Shah I. Second, Wazir Zulfikar Khan restored friendly relation with Rajput and the Maratha. आराम से सोचो, तसल्ली से टाइम लीजिए अपना, फिर जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं। आपको यूपीएससी में जब पेपर देने जाते हो तो 100 क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो टाइम है आपके पास, अच्छे जवाब दीजिए। ठीक है डन, बस सबका सही है, सी सी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, ये दोनों एकदम 100% करेक्ट है, दोनों ही 100% करेक्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पाइए, फटाफट जवाब, इसका सेकंड में जवाब आना चाहिए 9 का, मिली सेकंड में देखते ही जवाब खत्म करो, ये तो मतलब उड़ा दो देखते इसको। बस 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 बस, जजिया क्या था, ए टैक्स चार्ज ऑन द एनुअल इनकम ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, ये हो गया। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, ये भी खत्म करिए। इसका आप नाम लिखेंगे, आप एबीसीडी मत बोलो, नाम, अच्छा चलो एबीसीडी बोल दो, नाम लिखने टाइम लगेगा, फटाफट आंसर बताओ, एबीसीडी। क्यों, कौन सा ऐसा मुगल इंपीरियर था जिसमें सारे नोबल टूट टूट के अलग भाग गए, मतलब बेसिकली मुगल का डिसइंटीग्रेशन हुआ, या मैं बोलूं सबसे बड़ा रीजन था मुगलों के डिक्लाइन होने के पीछे, सबसे बड़ा याश आदमी, दारू और शराब और शबाब के शौकीन। मोहम्मद शाह, ऑब्वियसली बात, 100% मोहम्मद शाह। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया इस चैप्टर से, ठीक है, एक बेसिक आइडिया आप लोगों को लग चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मे बी, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ऐसे क्वेश्चन करने में, और इसी तरह के यही पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आप देख लो, आप सोच के देखो हमने कितनी डिटेल में पढ़ा है अंदर, क्वेश्चन का हाईएस्ट लेवल मैंने आपको दिखाया, हाईएस्ट लेवल किस तरह का हो सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, बिकॉज आपको पता है मेरी आवाज से साफ लग रहा होगा कि मेरी आवाज उतनी अच्छी है नहीं, इसे रिकॉर्डिंग कर देता हूं।